5 अक्टूबर 2006 ये वही समय था जब भारत की पहली गरीब रथ एक्सप्रेस को उस वक्त के रेल मिनिस्टर लालू प्रसाद ने हरी झंडी दिखाई थी। और आज मैं करीब 18 साल बाद देश की पहली गरीब रथ में एंड टू एंड यात्रा करने जा रहा हूँ। सफ़र आसान तो नहीं होगा, इस ट्रेन के बारे में बहुत कुछ सुना था और आज वो सभी चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका मिलने वाला है। तो चलिए मैं और आप एक साथ देश की पहली गरीब रथ एक्सप्रेस का सफ़र करते हैं और देखते हैं कि सफ़र में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। फिलहाल मैं हूं अभी सहरसा रेलवे स्टेशन में और मेरे पीछे खड़ी है भारत की पहली गरीब रथ एक्सप्रेस। जी हाँ, जब भारतीय रेलवे में पहली बार गरीब रथ ट्रेन चलाई गई थी ना, तो वो यही ट्रेन थी, यानी कि सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस। और बात करें इस गरीब रथ की तो अराउंड हम 1700 किलोमीटर की जर्नी जो पूरी करने वाले हैं और ये जर्नी पूरी करने में करीब 30 घंटे का वक्त जो है वो लगने वाला है। तो 30 घंटे इस गरीब रथ एक्सप्रेस में कैसे कटने वाले हैं, कैसे मैं सफ़र करूंगा, ये देखने वाली बात हो। क्योंकि नॉर्मली 8 घंटे 9 घंटे की जर्नी करके हम थोड़े से बोर हो जाते हैं, थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन इस गरीब रथ में 30.5 घंटे का सफ़र जो है वो होने वाला है। और पूरा एंड तक यही WP7 लोकोमोटिव जो है वो हमें ले जाने वाला है, तो कोई लोकोमोटिव चेंज जो है वो नहीं होगा। और पता है सबसे मज़ेदार चीज़ ये है, इस गरीब रथ में चेयर कार भी हैं, जो पैसेंजर्स 31 घंटे का सफ़र जो है वो इस चेयर कार में करेंगे। पता नहीं वो कैसा फील करने वाले हैं। फिलहाल तो मैंने अपनी टिकट जो है वो नॉर्मल 3rd AC में की हुई है, तो ये थोड़ी अच्छी बात है। पूरी यूनिफॉर्म लिवरी है, बस ये वाला कोच जो है वो थोड़ा सा अलग दिखा मुझे। चलो, लिवरी तो अलग ज़रूर से है, पर जो इंटीरियर है बिल्कुल सेम होने वाला है। मतलब साइड मिडिल बर्थ जो है वो इसमें भी होने ही वाला है, तो सब कुछ वैसे एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और अगर नहीं हुआ तो पीछे गरीब रथ के कोचेस जो है वो तो लगे ही हुए हैं ओरिजिनल वाले। फिलहाल तो मेरी जर्नी जो है वो इसी दुरंतो लिवरी वाले कोच में होने वाली है। चलिए इसी एक्साइटमेंट के साथ आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं। अंदर जाने का सोचा, पर भीड़ देख करके लगा पहले डिपार्चर ले लेता हूँ। चलिए, बिल्कुल अपने तय वक्त यानी कि दोपहर के 2:30 पर अपना डिपार्चर हो चुका है सहरसा से। ट्रेन तो बिल्कुल ऑन टाइम निकली यहाँ से और ट्रेन की ऑक्यूपेंसी भी यहीं से काफ़ी अच्छी हो गई। मतलब काफ़ी लोग जो है वो ट्रेन में दिखे मुझे। तो आगे देखते हैं कैसा होता है हाल। सुना तो बहुत इसके बारे में कि बहुत भीड़ जड़ती है इस ट्रेन में, बैठना मुश्किल हो जाता है। अब ये देखने वाली बात होगी। सहरसा से निकलने के बाद हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो गई है, बहुत हल्की फुल्की। और वैसे ट्रेन के अंदर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है वो भी देखने को मिल रही है। और ये लाइन मेरे ख्याल से पूर्णिया कटिहार की तरफ जाने वाली लाइन है। और हम सीधा अब निकल चुके हैं मानसी जंक्शन की तरफ। तो सहरसा जो है वो इसीलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। अच्छा, अभी मैं आपसे बोल रहा था कि मैंने साइड लोअर सीट जो है वो ऑप्ट की थी, लेकिन थोड़ा सा स्कैम हो गया। ये गरीब रथ में स्कैम होता ही है, आप जो भी सीट ऑप्ट करो ठीक उसका उल्टा मिलता है आपको। मैंने जो है वो साइड लोअर सीट जो है वो ऑप्ट की थी और मुझे 7 नंबर बर्थ जो है वो अलर्ट हुआ। लेकिन जब मैं कोच के अंदर आता हूँ और उसके बाद देखता हूँ तो 7 नंबर सीट जो है ना, 7 नंबर सीट जो है वो लोअर बर्थ है, साइड लोअर सीट नहीं है वो। तो अपनी जर्नी जो है वो इसी लोअर सीट में होने वाली है। और इस लोअर सीट में एक बार में 4 पैसेंजर जो है ना वो बैठते हैं, क्योंकि साइड मिडिल के पैसेंजर जो है वो भी इसी सीट पे आके बैठते हैं। तो थोड़ा सा इसमें कंजेशन जो है वो होता है। साइड लोअर सीट जो है वो थोड़ी ठीक होती है, लेकिन अब ऑप्ट आप करोगे तो मिलेगा नहीं। ठीक है, आपका साइड लोअर सीट भर के भी डाला आपने ना तो आपको वो मिलेगा नहीं, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वहाँ कुछ लिखता कुछ और है और यहाँ मिलता कुछ और है। और ये चीज़ पहली बार नहीं हो रही, बहुत बार हो चुकी है गरीब रथ एक्सप्रेस में। तो ये थोड़ी सी खामी लगती है गरीब रथ की। वैसे ये सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन था, जो कि अभी हम जहाँ से निकल रहे हैं अभी। बाकी हाँ, कुछ देर में जो कोसी नदी है ना, हम उसको क्रॉस करने वाले हैं और इसलिए मैं गेट पे आया हूँ ताकि अच्छे से आपको रिवर जो है वो दिखा पाऊँ। और मानसी जंक्शन के पहले बहुत सारी नदियाँ जो है वो आती हैं, बैक टू बैक बहुत सारी रिवर्स आती हैं, जिनमें पहले तो कोसी नदी जो है वो हम क्रॉस करेंगे, उसके बाद से छोटी छोटी नदियाँ जो हैं वो भी हम क्रॉस करेंगे। तो बहुत ही हरा भरा, बहुत ही ज़्यादा संपन्न इलाका लगता है मुझे ये। और अगर मैं बात करूँ रश की, तो आप देख ही सकते हो कि जस्ट अभी ट्रेन निकली है और गेट पे इतने लोग जो है वो खड़े हैं। मतलब ठीक है, सबके पास वो टिकट तो नहीं होगा जो होना चाहिए, तो ये सफ़र तो ऐसे ही होने वाला है। मतलब मुझे लगता है कि शायद इसने सही बोला था कि इस ट्रेन में बहुत रश चलता है और बहुत ही जिनके पास वो टिकट नहीं होती, इस ट्रेन की टिकट नहीं होती, वो लोग भी इस ट्रेन में सफ़र करते हैं। नहीं, मेल एक्सप्रेस का टिकट इसमें नहीं चलता है। इसमें इसका ये एक अलग ही ट्रेन है, इसका अलग टिकट होता है। क्या तो रिजर्वेशन करके आना पड़ेगा इसका।
इसका जनरल टिकट नहीं होता इसका। चारों तरफ फैली इतनी हरियाली देख करके यही लगता है जैसे कि कोई नदी आने वाली हो। और ये कोई बड़ी नदी तो नहीं, पर हाँ कोसी नदी की ट्रिब्यूटरी हो सकती है। और दूर दूर तक आपको पूरे इलाके में कोई पक्का मकान नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कोसी नदी का एरिया है ये। और जब कोसी नदी अपने उफान पे होती है तो सारा इलाका पानी में डूब जाता है। और ये आई विशाल कोसी नदी, जिसका उद्गम नेपाल में कुछ और नदियों के साथ मिलकर के होता है। और मानसी स्टेशन के पहले बागमती नदी आती है, और इसी नदी में 6 जून 1981 में एक भयानक रेल दुर्घटना हुआ था। और नदी शुरू होने से पहले ही मुझे मीटर गेज की बहुत पुरानी बोगी जो है वो किनारे पे दिखाई दी, जो इस बात का गवाह है कि ये दुर्घटना यहीं पे हुआ था, जब एक पैसेंजर ट्रेन इसी नदी में जा गिरी थी। और करीब 800 लोग सफ़र कर रहे थे उस वक्त। कहा जाता है कि करीब 500 से 700 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, और भारतीय रेल के इतिहास में ये सबसे बड़ी रेल दुर्घटना साबित हुई। और यहाँ मुझे उस ज़माने का रेलवे ब्रिज भी दिखा जिस पे पहले ट्रेन चला करती थी। इस 5 मिनटों में न मानो ऐसा लगा जैसे कि उस दौर में वापस चला गया हूँ मैं। हमारी ट्रेन जो है वो मानसी जंक्शन पहुँच रही है, और वो जो आप लाइन देख रहे हो ना, वो लाइन जो है वो आती है कटिहार की तरफ से। मैं आपको दिखा नहीं पाया, थोड़ा लेट हो गया दिखाने में। और यहाँ पे कटिहार की लाइन और ये सहरसा की लाइन जो है वो आके मिलती है। और ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक लोकोमोटिव टर्न टेबल हुआ करता होगा इस ज़माने में? ऐसा हो सकता है बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ का आइडिया बिल्कुल नहीं था कि हमारी ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट नहीं है। हॉल्ट ट्रेन का यहाँ पे नहीं है, लेकिन ट्रेन यहाँ पे रुक चुकी है। बाकी अगर आपने मेरी पहले बार जर्नी देखी होगी ना, तो मैंने आपको मानसी जंक्शन के बारे में सब कुछ बताया था कि इसे जंक्शन क्यों बोलते। एक तो कटिहार की लाइन जो है वो आके यहाँ मिल रही है, ऊपर से सहरसा की लाइन यहाँ मिल रही है, और आगे हम निकल जाएंगे खगड़िया की तरफ तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं। इसलिए मानसी जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे खाने पीने का ऑप्शन भी आपको अच्छा मिल जाता है। छोटा स्टेशन भले ही है, लेकिन यहाँ पे आपको लिट्टी, समोसे और पेड़े जो है वो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। इवन चाय भी आपको अच्छी मिल जाती है यहाँ पे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ की काफ़ी अच्छी लगी। तो आप जब भी मानसी आओ तो ट्राई कर सकते हो यहाँ का, जो ये भी मैंने आपको बताया, खाना पीना काफ़ी अच्छा होता है। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हाटे बाज़ार एक्सप्रेस जो कि सहरसा से सियालदह के बीच में चलती है, वो फिलहाल आ चुकी है। और मैंने अभी इसमें यात्रा की थी मालदा से सहरसा के बीच में। अगर आप चाहो तो वो जर्नी आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया जर्नी था, काफ़ी अच्छा लगा उसमें जर्नी करके। फिलहाल तो हमारी ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट नहीं, और काफ़ी देर से यहाँ पर ट्रेन जो है वो रुकी हुई है। चलिए, अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका मानसी से। बाकी यहाँ से निकलने की कुछ ही दूरी बाद खगड़िया जंक्शन भी पहुँच जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है मानसी जंक्शन से खगड़िया के बीच में। और ये लीजिए, खगड़िया जंक्शन पे अपना अराइवल भी हो गया। तो हमारी ट्रेन का हॉल्ट मानसी में तो नहीं था, लेकिन हाँ खगड़िया जंक्शन पे हमारी ट्रेन का हॉल्ट जो है वो दिया गया है। और यहाँ भी ट्रेन बिफोर टाइम पहुँची है। और हाँ, जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है ना, वैसे वैसे समझ में आ रहा है कि इस ट्रेन की हालत क्या होने वाली है। मतलब कितने लोग जो हैं इस ट्रेन में बैठने वाले हैं, और कुछ तो विदाउट टिकट वाले लोग जो हैं वो भी इसमें बैठ कर आराम से ट्रैवल करते हैं। इनफैक्ट
टीटी सर तो ये पूछते हैं, ऑप्शन देते हैं कि आपको टिकट बनवानी कि नहीं बनवानी है, तो ऐसा भी होता है इस ट्रेन में। बाकी अगर बात करूँ मैं खगड़िया की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से ना एक लाइन जो है वो समस्तीपुर तक निकल जाती है डायरेक्टली, और एक लाइन जो है वो यहाँ से निकलती है बरौनी की तरफ, जो कि आगे वो भी समस्तीपुर मिल जाती है। तो यहाँ से समस्तीपुर जाने के लिए 2 लाइनें हैं, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और हमारी ट्रेन भी यहाँ से बेगूसराय होते हुए बरौनी जाएगी और फिर समस्तीपुर जाएगी, तो ये रूट होने वाला है अपना। 3:52 का वक्त हो चुका है और हमारे यहाँ से निकलने का संकेत भी हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की कि इस ट्रेन के बिहार के अंदर ना बहुत सारे हॉल्ट्स हैं, मतलब कहीं कहीं तो 15 किलोमीटर, कहीं 25 किलोमीटर, कहीं 50 किलोमीटर, इसके अंडर में बहुत सारे हॉल्ट्स आ रहे हैं। और जो असली हॉल्ट है, मतलब 100 किलोमीटर प्लस का हॉल्ट है, वो सिवान से गोरखपुर के बीच में होने वाला है। इस ट्रेन के सिवान तक बहुत हॉल्ट्स हैं, और उसके बाद गोरखपुर जो है वो थोड़ा लंबा होने वाला है, मतलब 100 किलोमीटर गैप के बाद हॉल्ट होगा। फिर उसके बाद जो हॉल्ट की संख्या है वो थोड़ा कम होता जाएगा, लेकिन बिहार के अंदर इस ट्रेन के बहुत सारे हॉल्ट्स हैं। और ट्रेन की रफ़्तार इतनी अधिक थी कि कौन सी ट्रेन थी बिल्कुल नहीं पढ़ पाया। और ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, यहाँ से भी आप समस्तीपुर जा सकते हो, बिल्कुल डायरेक्ट लाइन समस्तीपुर के लिए यहाँ से है। है बूढ़ी गंडक नदी, जो कि चंपारण के आसपास शुरू होती है और बिहार की प्रमुख नदियों में से एक है। सच में बिहार को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिला है नदियों का, और बहुत ज़्यादा संपन्न राज्य बन सकता है बिहार। और ट्रेन की रफ़्तार इस रूट पे फ़िलहाल तो 110 किलोमीटर पर आवर की रहती है। आगे देखते हैं कि ये ट्रेन 130 चलती या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ये ट्रेन 110 की रफ़्तार में ही एंड टू एंड चलने वाली है। खगड़िया स्टेशन के बाद ना मैं सीट पे गया ही नहीं, यहीं बैठा था, और यहीं बैठ के जर्नी जो है वो एंजॉय कर रहा हूँ मैं। फ़िलहाल पहुँच रहे हैं बेगूसराय। तो फाइनली पहुँच चुके हैं बिहार के फाइनेंशियल कैपिटल यानी कि बेगूसराय में। और यहाँ ना मतलब पहुँचते पहुँचते बारिश जो है वो शुरू हो गई, और देखो हल्की फुल्की बूंदाबांदी आपको फील हो रही होगी। और फाइनली ना अब हम बिहार के मिथिला रीजन में पहुंच चुके हैं, और देखो यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था, और फिर से वापस निकलने का संकेत जो है वो हो गया। और बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि बारिश जो है वो देखने को मिलेगी इस जर्नी के दौरान। अभी मैं वहाँ आराम से बैठा हुआ था, और जस्ट बेगूसराय से ट्रेन निकली हुई है, देखो आप इतनी भीड़ जो है वो हो गई ट्रेन में। सच में कुछ नहीं बोल सकते कि कितने लोग जो हैं वो बैठ सकते हैं इस ट्रेन में। इस बारिश की उम्मीद तो बिल्कुल मैंने नहीं की थी कि आज जर्नी के दौरान बारिश जो है वो भी देखने को मिलेगी। अब कोच के अंदर बैठने से ज़्यादा बाहर उस जगह पे शांति थी। फ़िलहाल चलो कोई बात नहीं, बरौनी स्टेशन पहुंचने वाले होते हैं तो वहां ध्यान देते हैं। यहाँ तो और बारिश जो है वो अच्छे से हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है काफ़ी बारिश जो यहाँ पे हुई है। फ़िलहाल ये न्यू बरौनी जंक्शन स्टेशन है, यहाँ पे हॉल्ट नहीं है, सीधा बरौनी स्टेशन पे हमारा हॉल्ट है। एक तरह से ये बरौनी जंक्शन बाईपास स्टेशन बोल सकते हो आप इसको, और नाम इसका न्यू बरौनी जंक्शन रखा गया है। और ये देखिए कोई तो ट्रेन जो है वो बरौनी बाईपास करके आ रही है। और ये मेरे ख्याल से ट्रेन नंबर 15945 LTT डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है। तो वक्त हो चुका है शाम के 5:05 का, और पहुंच चुके हैं बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो था शाम के 4:50, तो करीब 15 मिनट के डिले से यहाँ पहुँचे हम। अगर मैं बात करूँ बरौनी की ना,
तो बरौनी जो है वो बिहार का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे ना आप बोल सकते हो कि बरौनी जो है वो बिहार का इंडस्ट्रियल कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी रिफाइनरी जो है वो देखने को मिल जाएंगी। और गंगा माता के किनारे बसा हुआ ये शहर ना वाकई में बिहार को बहुत कुछ देता है, और इसीलिए बरौनी की जगह जो है वो बिहार में बहुत खास हो जाती है। बाकी अगर बात करूँ बरौनी रेलवे स्टेशन की कि ये जंक्शन स्टेशन क्यों है, तो यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है हाथीदह जंक्शन की तरफ, और एक लाइन यहाँ से निकलती है समस्तीपुर की तरफ जब हम जाने वाले हैं। तो ये सारी लाइनें हो गई, और एक लाइन जो है वो आती है न्यू बरौनी जंक्शन की तरफ से जिधर से हम आ रहे हैं, यानी कि बेगूसराय से। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए बरौनी जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। कैसे भैया दे दीजिए, 2 जगह दे दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बरौनी से अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका, और ठीक से डिपार्चर जो ले नहीं पाई क्योंकि मैं फ्रूट जो है वो ले आता अपने लिए। तो ये फ्रूट जो है पपीते जो है वो ले आता अपने लिए, और कैसे करके भैया ने मुझे दिया तो काफ़ी अच्छा लगा। चलो फिलहाल डिपार्चर जो है वो हो गया अपना। चलो थोड़ा बहुत हेल्दी जो है वही खाते पीते चलेंगे, क्योंकि मुझे और कुछ खाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा। देखूंगा ऑनलाइन, अगर डिनर की बात करूं तो फिर अगर रात में अगर मुजफ्फरपुर में कुछ मिल जाए तो वो ले लूँगा मैं, अदरवाइज़ उल्टा पुल्टा बिल्कुल नहीं खाने वाला। और समस्तीपुर ट्रेन कब पहुंची पता ही नहीं चला, क्योंकि मेरी आंख लग गई थी तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए यहाँ पे। और ट्रेन का हॉल्ट भी यहाँ पे बहुत कम था, सिर्फ 2 मिनट की यहाँ पे ट्रेन रुकी और फिर डिपार्चर भी हो गया। अच्छा एक चीज़ तो है कि जितना रश मैंने सोचा था कि इतना रश होने वाला उतना रश फ़िलहाल दिखा नहीं मुझे, क्योंकि अभी भी ये सीट जो है वो कुछ खाली दिख रही है मुझे। बाकी समस्तीपुर से ट्रेन हमारी निकल चुकी थी, और वहाँ पे ना ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया मैं, क्योंकि बिल्कुल सिर्फ 2 मिनट की ट्रेन वहाँ पे रुकी और डिपार्चर जो है वो हो गया। अब हमारी ट्रेन जो है वो पहुँच रही है मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो चलते हैं, अराइवल जो है वो लेते हैं, और उसके बाद से देखता हूँ कि कहाँ तक आज शूट कर पाऊँगा। मोस्टली शायद जितने भी बिहार के स्टेशन थे ना आज के, शायद मैं वो शूट कर लूँगा। और फाइनली मुजफ्फरपुर में अपना अराइवल हो रहा है। ये आप रश देखो, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी, और मुझे लगता है कि शायद मुझे अपनी सीट पे जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग कहीं भी बैठ सकते हैं और आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं देने वाला। ऐसा रश तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये देखिए, बताओ अभी तक इतनी शांति थी, और मुजफ्फरपुर में आते आते ये देखो आप क्या रश हो गया। खैर इतना रश देख करके समझ में आ गया कि ट्रेन यहीं से पूरा भरने वाली है, और हो सकता है कि कुछ लोगों के पास टिकट भी ना हो। अच्छा अगर बात करूँ मुजफ्फरपुर की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है ना वो निकलती है हाजीपुर की तरफ, और एक लाइन यहाँ से निकलती है सुगौली की तरफ, जो कि आगे नरकटियागंज चली जाती है, और एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि समस्तीपुर साइड से, और एक और लाइन है जो कि निकलती है हाजीपुर साइड जिधर हम जाने वाले। तो सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती है, और इसीलिए मुजफ्फरपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और हाँ बिल्कुल, जब लीची का मौसम होता है तो मुजफ्फरपुर की लीची जो है ना वो पूरा विश्व प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ से पूरे देश भर में लीची जो है वो एक्सपोर्ट होती है, और लोग कहते हैं ना कि बिहार की लीची, तो वो एग्जैक्टली यहीं की वो लीची होती है जो कि इतनी प्रसिद्ध होती है। चलिए डिपार्चर जो है वो हो गया अपना, और सिर्फ 5 मिनट की ट्रेन यहाँ पे रुकी थी। और वैसे में अगर मैं कुछ खाने पीने का चीज़ लेना चाहूँ तो भाई बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि भाई मैं तो यहीं पे स्टक हो गया हूँ। इतना भीड़ हो गया ना कि देखो आप बिल्कुल गेट पे ही खड़े हो गए हैं। और खुल गया क्या? हाँ खुल गया भैया। उनको भैया को पता ही नहीं था कि ट्रेन खुल गई, और सामान रखवाने बिजी थे। हाँ उतर गए। बताइए, तो चढ़ाने आए तो चढ़ा के चले गए होते भैया, इतना रिस्क क्यों लेना है? उनको भैया को पता ही नहीं कि गाड़ी चल चुकी है। सच में बहुत बुरा हाल हो जाता है इस ट्रेन का। ये तो मैं देख लिया मैं हल्के में ले रहा था इसको कि शायद वैसी भीड़ रहती होगी जितनी नॉर्मल गरीबत में होती है, पर अभी लग रहा है कि भाई भीड़ होती है और बहुत होती है। वाकई में अब फील हो रहा है कि मैं गरीब रथ एक्सप्रेस में बैठा हूँ। मतलब अभी तक लग रहा था कि नॉर्मल ट्रेन में बैठा हूँ, नॉर्मल ट्रेन की 3rd AC है, बिल्कुल वो फील नहीं हो रहा था, लेकिन अब जाकर भी फील हो रहा है कि 3rd AC में बैठा हूँ, मैं गरीब रथ में बैठा हूँ। मुजफ्फरपुर में चढ़ी भीड़ के बाद अब बस यहाँ हाजीपुर में ज़्यादा लोग ना चढ़ें, बस यही सोच रहा था। मेरा नाम आकाश
राज कुमार हुआ। मैं भैया का वीडियो देखता हूँ और जो भी चीज़ बताते हैं वो मेरे लिए बहुत एक बार दिक्कत हो गई थी ट्रेन में, तो मैं टीटी से बात किया तो मेरे को सीट वहाँ मिल गया था। मैं नेक्स्ट स्टेशन पे जाके बैठ गया था, इसलिए थोड़ा सा वो कैंसिल कर दी, लेकिन फिर भी मैं इनके मतलब बताए हुए रास्ते पे चला, मुझे सीट मिल गई। चलो आजकल तो रूल थोड़े और सख्त हो गए हैं। हाँ, रूल तो करंट अवेलेबल हो चुका है उसका। वही बिल्कुल। बाकी हाजीपुर के बारे में कुछ बताओ, कुछ स्पेशल अगर कुछ। हाजीपुर का यहाँ सर अभी केला फेमस है। हाँ बिल्कुल, पीछे देखो ये है ना केले रखे हुए हैं। फेमस है हाजीपुर का। और यहाँ का उससे नेक्स्ट जो मुजफ्फरपुर है वहाँ का लीची फेमस है। लीची तो बिल्कुल वहाँ का तो वो मौसम में होता है ना वो तो। और भैया का वीडियो का जहाँ तक हो सके सब्सक्राइब और लाइक किया जाए। चलो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। तो फिलहाल पहुँच चुके हैं हाजीपुर रेलवे स्टेशन। और एक और चीज़ है कि बिल्कुल पटना के पास का स्टेशन है। आप बोल सकते हो कि पटना शहर के अंदर वाला स्टेशन बोल सकते हो उसको आप, है ना। तो बिल्कुल, तो हमारी ट्रेन पटना नहीं आती, लेकिन हाँ हाजीपुर आती है। और यहाँ से हमारी ट्रेन जो है वो जाएगी सोनपुर की तरफ। सोनपुर ट्रेन स्किप करने वाली है, वहाँ कोई हॉल्ट नहीं है। और सोन नदी को हम क्रॉस करने वाले हैं। जी हाँ, गंगा रिवर को क्रॉस नहीं करेंगे, गंगा नदी उस पार है। और सोन नदी को हम क्रॉस करेंगे और उसके बाद हमारी ट्रेन सीधा रुकेगी छपरा में। बाकी चलो भाई, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा मिलके आपसे। तो बहुत देर यहाँ पे ट्रेन रुकी नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए ट्रेन यहाँ पे रुकी थी। और डिपार्चर जो है वो हो चुका है अपना हाजीपुर से, ये बढ़िया था। और मेरे ख्याल से शायद वो अरुणाचल एसी एक्सप्रेस जो है वो खड़ी है उस तरफ, उसका भी ऑलमोस्ट सेम रूट होने वाला है। शायद रात के वक्त में आपको ठीक से देखे ना, पर फिलहाल अभी हम सोन नदी को क्रॉस कर रहे हैं। और जैसे ही सोन नदी को हम क्रॉस करेंगे उसके तुरंत बाद जो सोनपुर स्टेशन है वो आएगा, उसको हम स्किप करने वाले हैं। सोनपुर में ट्रेन का हॉल्ट नहीं था, तो अच्छी खासी रफ्तार में ट्रेन ने सोनपुर को स्किप किया। ट्रेन में ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं वो सो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है। ऐसे में अगर मैं वीडियो शूट करूँगा थोड़ा दिक्कत होगा लोगों को, तो एक काम करता हूँ, सीधा आपसे मिलता हूँ जब हमारी ट्रेन छपरा पहुँच रही होगी। और देखता हूँ कि कौन कौन सा स्टेशन जो है वो मैं आपको दिखा पाता हूँ आज। लेकिन छपरा जो है बस पहुँचेंगे तो वो मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि ट्रेन के अंदर का माहौल तो बिल्कुल ऐसा है कि सब लोग ऑलमोस्ट सो रहे हैं और भीड़ बहुत है, रश बहुत है। चलिए छपरा पहुँचने वाले हैं। और भाई लाइट किसने बंद कर दी? अंदर बैठ के वीडियो शूट जो है वो तो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि भाई अंदर रश है और लोग जो है वो सो रहे हैं। मेरे तो बट पूरा लोगों ने लाइट जो है बंद करके रखा हुआ है। बाकी चलो छपरा जो है बस पहुँचने वाले हैं, तो उसका अराइवल जो है वो लेते हैं। और सच में बहुत मुश्किल है गरीबत में यात्रा करना। साफ़ सफाई का तो मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, अंदर ट्रेन इतनी गंदी थी और वॉशरूम बहुत ही गंदे हैं, तो ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करूँगा। बस यही बोलूँगा कि बस थोड़ा सुधार हो जाए तो अच्छा होता। बाकी चलो छपरा पहुँचने वाले हैं, उसका अराइवल जो वो लेते हैं। अच्छा, ये तो छपरा कचहरी है, इसके बाद छपरा जो है वो आएगा। तो सबको ये लगा कि छपरा जंक्शन पहुंच चुके हैं, लेकिन ये छपरा कचहरी रेलवे स्टेशन है। जस्ट इसके बाद छपरा जंक्शन जो है वो आता है। और रात के करीब 12 बजने वाले हैं और अब जाके अपना अराइवल हो रहा है छपरा जंक्शन पे। तो वक्त हो चुका है रात के करीब 10 बजे का और फाइनली पहुंच चुके हैं छपरा रेलवे स्टेशन। वैसे बात करें यहाँ पे पहुंचने के सही समय की, तो वो था करीब 9:20 पे, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 मिनट की देरी से पहुँची है। बाकी एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि जो डिब्रूगढ़ राजधानी है ना, जो कि डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली के बीच में चलती है, वही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। और लेकिन अगर ऐसा होता है तो ओवरटेक जो है वो भी हो सकता है जल्दी हो, क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो ओवरटेक है, मतलब जो डिब्रूगढ़ राजधानी है वो इस ट्रेन को ओवरटेक दिल्ली के आसपास कहीं करती है। पर यहाँ तो अगर ऐसे ही ट्रेन साथ साथ में चलेगी, बिल्कुल पीछे पीछे आ रही है वो, तो मुझे लगता है कि बहुत दूर तक इस गरीबत को हम बचा के रख पाएंगे। मेरे ख्याल से ओवरटेक जो है वो तो हो जाना चाहिए। तो बाकी अगर मैं बात करूँ इस गरीबत एक्सप्रेस की ना, तो वाकई में अब इतना सफ़र करने के बाद ना अब समझ में आ रहा है कि वाकई में बहुत ही अनकम्फर्टेबल था इसमें जर्नी करना। हालांकि अगर आप सिर्फ सो करके जाना चाहते हो, आपको कोई टेंशन नहीं है वॉशरूम की या फिर ऐसी भीड़ की, तो फिर ठीक है। लेकिन हाँ, भीड़ तो उसमें काफ़ी रहती है। वॉशरूम्स की हालत जो है वो बहुत ही खस्ता है, बहुत ही ख़राब है। मतलब मैं 4-5 कोचेस में घूम करके आ गया और मुझे कहीं भी साफ़ सुथरा वॉशरूम जो है वो मिला नहीं।
कहीं से बदबू आ रही है, कहीं पे वॉशरूम चोक्ड है, तो बहुत बुरी हालत है इस ट्रेन की। चलो खैर, जैसे तैसे जर्नी जो है वो तो चली रही है, और बस हाँ ये दुख है कि वॉशरूम जो है वो ट्रेन के सही नहीं है। और एक और चीज़ कि छपरा के बाद सिवान जो है वो आखिरी स्टेशन होने वाला है इसका, आखिरी हॉल्टिंग स्टेशन होने वाला है इसका बिहार में। उसके बाद से हम यूपी में एंटर हो जाएंगे और फिर यूपी में हमारी जर्नी जो है वो चलने वाली है। यहाँ पे मैं भी रिकॉर्डिंग जो है वो बंद करता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं आपको सिवान जो है वो दिखाऊंगा, लेकिन ट्रेन लेट हो रही है और पता नहीं सिवान कब पहुँचेगी, वो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल तो रेस्ट करूँगा और सीधा आपसे मिलूंगा सुबह के वक्त में, जो हमारी ट्रेन लखनऊ पहुँच रही होगी। और अगले दिन की जर्नी जो है ना वो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि वो बिल्कुल मेन लाइन पे हम आ जाएंगे। उसके बाद से हो सकता है कि कई सारे ओवरटेक जो है वो देखने को मिले, और डे नाइट में तो जर्नी जो है वो एंजॉय करेंगे हम। फिलहाल तो जितना आपको दिखाना था मैंने आपको बिहार जो है वो दिखा दिया। अब बारी है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश को हम कल एक्सप्लोर करने वाले हैं। बाकी बात करें छपरा से, तो छपरा से आप सिवान की तरफ निकल सकते हैं, आप यहाँ से मशरक की तरफ निकल सकते हैं, और यहाँ से एक लाइन जो है ना वो निकलती है बलिया की तरफ। तो सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती है, और इसीलिए छपरा जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी चलो, अपना डिपार्चर का संकेत जो है वो हो चुका है, और डिब्रूगढ़ राजधानी जो है वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है। ये तो डिब्रूगढ़ राजधानी नहीं, ये तो छपरा एक्सप्रेस है, लोकमान्य तिलक छपरा। पर डिब्रूगढ़ राजधानी जो है वो भी आने ही वाली होगी, उसका भी अराइवल जो है बस होने ही वाला होगा। और यहाँ मेरी सीट पे एक बुज़ुर्ग बैठ जाते हैं जिनकी सीट कंफर्म नहीं थी। अब सीट से हटाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि भीड़ बहुत थी ट्रेन में, तो इनको जगह तो वैसे भी नहीं मिलने वाली थी। तो मैंने कहा छोड़ो, रात ही गुजारनी है तो थोड़ा इनको भी आराम मिल जाएगा, और जैसे तैसे अपनी रात जो है वो तो कट ही जाएगी। तो बस जैसे तैसे रात कट जाती है इस गरीब रथ एक्सप्रेस में, और सुबह करीब 6 बजे जब नींद खुलती है तो ट्रेन लखनऊ जंक्शन पहुँच चुकी थी। और यहाँ आते आते 770 किलोमीटर की यात्रा जैसे तैसे पूरी हो जाती है। आगे भी दिन में मुरादाबाद, दिल्ली, अंबाला, जालंधर से अमृतसर की यात्रा बची है, जो कि रात 12 बजे तक चलने वाली है। पर वो यात्रा मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगा, और कैसा स्ट्रगल रहता है वो भी देखने को मिलेगा। तब तक के लिए इस पार्ट में इतना ही। बाकी हाँ, इस पार्ट में आपको जर्नी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।